नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। तो शुरू करते हैं हमारा 12:37 का भाग 2। इससे पहले भाग 1 अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो पहले आप भाग 1 देखें और फिर उसके बाद हमारा भाग 2 शुरू करें। हम चंपा को खाली घर के कोने में ले गए। दीवारों में दरारें थीं, पर छत अब भी खड़ी थी। मैंने पूछा, अमन, क्या यह जगह सुरक्षित है? अमन बोला, सुरक्षित जगह वो नहीं होती जहाँ खतरा ना हो। सुरक्षित वह होती है जहाँ खतरा दिखाई दे जाए। वैसे ही जवाब जैसे उस वो हमेशा देता था। त्यागी चिढ़कर बोला, तो चंपा यहाँ रहेगी? अमन बोला, हाँ, क्योंकि अगर हम उसे कहीं और ले गए, वह आदमी पीछे पीछे वहीं चला आएगा। मैंने बुदबुदाया, मतलब हम उसे चारे की तरह? अमन ने मेरी तरफ देखा। नहीं पिद्दू, चंपा चारा नहीं है। चंपा एक लक्ष्य है, और हम उसके चारों तरफ दीवार बनेंगे। मेरी सांस अटक गई। चंपा दीवार से लगी बैठी थी। निशान पुराने थे। वह बहुत दिनों से भाग रही थी। अमन ने उससे पूछा, चंपा, कल रात क्या हुआ था? जितना याद हो उतना ही बताओ। चंपा ने डरते डरते याद किया। मैं कमरे में थी। दरवाज़ा बंद था। खिड़की खुली थी। उसके हाथ कांपने लगे थे। और फिर एक साया खिड़की के पास आया। मैंने पूछा, किसका साया? चंपा बोली, मैंने सिर्फ उसकी आंखें देखी। अमन झुक गया। कैसी आंखें चंपा? चंपा बोली, ऐसी जैसे वो इंसान नहीं, समय को देख रहा हो। हमारे कान यह सुनकर खड़े हो गए। अमन खिड़की की ओर गया। उसने हाथ से दरार पर उंगलियां फेरी। खिड़की के कांच पर हल्की सी खरोंच थी। अमन बोला, यह खरोंच अंदर से नहीं, बाहर की बाहर से बनी। शुक त्यागी हक्का बक्का रह गया। मतलब वो आदमी खिड़की से भीतर आने की कोशिश कर रहा था? अमन बोला, नहीं, वो बस देख रहा था। मैंने घबरा कर पूछा, क्या? अमन बोला, चंपा नहीं, समय। मैं कुछ समझ नहीं पाया। अमन ने खिड़की की खरोंच पर अपनी उंगलियां फिर से घुमाई, और अचानक वह रुक गया। पिद्दू, उसकी आवाज अब गहरी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे वह कोई समाधान पकड़ लेता है। देखो इस खरोंच को। मैंने देखा। खरोंच एक सीधी लाइन पर नहीं थी। यह घड़ी के कांटे की तरह ठीक एक कोण पर बनी हुई थी। अमन बोला, यह खरोंच उस दिशा की ओर बनी है जहां चंपा की घड़ी रखी है। मेरी रूह कांप गई। मतलब वह आदमी खिड़की से कमरे में नहीं देख रहा था, बल्कि घड़ी की तरफ देख रहा था। अमन बोला, हाँ, और यह कोण वही है जहां घड़ी के कांटे 12:37 पर रुकते हैं। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अमन बोला, चंपा, वह साया तुमसे कितना पास आया? चंपा रोते हुए बोली, बस खिड़की के पास, जितना कोई घड़ी को देखने आता है। अमन ने गहरी सांस ली। और चेहरा? चंपा बोली, साहब, चेहरा तो मैंने नहीं देखा। हाँ, पर एक बात याद है। अमन बोला, कौन सी बात? चंपा की आवाज बहुत धीमे हो गई। वो आदमी लंगड़ा कर चलता था साहब। मैं दंग था। त्यागी एकदम स्तब्ध हो चुका था। गांव सन्न, और अमन की आंखें भी सिकुड़ गई थीं। अमन खड़ा हुआ। हवा में ठंडक बढ़ गई। रात और गहरी हो चुकी थी।
हत्यारा इस घर में कभी नहीं आया। वह सिर्फ खिड़की से देखता है और वह बार बार वहीं लौटेगा जहां समय रुका था। त्यागी ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? अमन बोला, हत्यारा वही है जो लंगड़ा कर चलता है और जिसे चंपा की घड़ी वाली दिशा याद है। मैंने कांपते हुए पूछा, अमन, वह आदमी कौन है? अमन ने बहुत धीरे से कहा, वह व्यक्ति जिसकी चाल बदल चुकी है और जिसे गांव में कोई अब पहचानता नहीं है। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। अंधेरा भारी था और हवा में एक सन्नाटा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अमन बोला, और अब मैं उस आदमी को इस घर तक खींच कर लाऊंगा। खाली घर अब पहले से ज्यादा खामोश था। चंपा हमारे बीच बैठी थी, डरी हुई, पर अब उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद झलक रही थी। अमन खिड़की के पास गया, उसी खरोंच को फिर से छुआ और धीरे से बोला, वह यहाँ लौटेगा क्योंकि उसका काम अभी भी अधूरा है। मैंने पूछा, अगर वो लौट आया तो हम क्या करेंगे? मन मुड़ा और मुस्कुरा कर बोला, हम कुछ नहीं करेंगे बिद्दू, वही सब कुछ कर देगा। मेरी सांस थोड़े समय के लिए थम गई। फिर अमन ने चंपा से कहा, चंपा, तुम्हें खिड़की के पास बैठना है। चंपा डर गई, पर वो, अगर मैं ये करूंगी तो वो मुझे देख लेगा। अमन बोला, नहीं, वह तुम्हें नहीं देखेगा, वह सिर्फ घड़ी को देखता है और हम उसे वही दिखाएंगे जो वह देखना चाहता है। मैंने पूछा, कौन सी घड़ी? अमन ने अपनी जेब से एक पुरानी कलाई घड़ी निकाली, बहुत पुरानी, लेकिन बिल्कुल वही मॉडल जो तेजू और लक्ष्मण के पास थी। मैं चौंक गया। अमन, यह कहाँ से? अमन बोला, लखनपुर में इसी मॉडल की घड़ियां 10 साल पहले बिकी थी। गांव में पुराने मामलों की आदत होती है, पुराने सामान से चिपके रहने की। त्यागी बोला, तो तुम इस घड़ी का क्या करने वाले हो? अमन ने कहा, इसकी सुइयां 12:37 पर रोक दूंगा। अमन ने घड़ी की कैप खोली, उंगलियों से कांटों को रोका और ठीक उसी कोण पर सेट किया जहां खिड़की की खरोच बनी थी। वह बोला, अब यह वही दृश्य बनाएगी जो उसने उस रात को देखा था। मैंने पूछा, मतलब तुम उसे उसी रात में वापस ले जाओगे? अमन ने कहा, नहीं पिद्दू, उसे लगेगा कि वही रात दोबारा आ गई है। अमन बोला, त्यागी, घर के सामने वाले रास्ते को बंद मत करना, उसे आने दो। त्यागी चिल्ला कर कहा, और अगर वह भाग गया? अमन बोला, तुम्हारी खाकी उसे भागने नहीं देगी। और फिर मेरी ओर मुड़कर बोला, पिद्दू, तुम मेरे साथ खिड़की के नीचे रहोगे। मैंने पूछा, क्यों? अमन बोला, क्योंकि खिड़की के नीचे हत्यारे की चाल की आवाज साफ सुनाई देगी। यह सुनते ही मैं 2 पल के लिए तो हैरान हो गया। चंपा को खिड़की के पास बिठाया गया। उसके सामने 12:37 पर रुकी घड़ी थी। अमन ने पूछा, चंपा, वह आदमी जब खिड़की के पास आया, क्या उसने कुछ कहा था? चंपा ने याद करने की कोशिश की। कहा तो कुछ नहीं, पर उसकी सांसें एकदम से भारी हो गई और वो, अमन आगे झुक गया और पूछा, और वो? चंपा बोली, वो चलते हुए जमीन को खींचता था। मैं समझ गया। अमन, मतलब वह आदमी लंगड़ा कर नहीं, बल्कि एक पैर घसीट कर चलता है। अमन ने कहा, हाँ पिद्दू, और जो आदमी एक पैर घसीटता है, उसकी चाल की ध्वनि 2 चरणों में आती है। मैंने कहा, हाँ। अब सब कुछ तैयार था। अमन ने चंपा से कहा, घबराओ मत, जब वह आएगा तुम पीछे नहीं हटना, बस शांत रहना। चंपा लगातार कांप रही थी। साहब, वो मुझे मार देगा। अमन ने बहुत नरमी से कहा, चंपा,
डर वही होता है जहाँ सच छुपा हो, और आज हम सच को बाहर निकालेंगे, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो। फिर उसने खिड़की की ओर देखा और बोला, अब हम बस उसकी चाल का इंतजार करेंगे। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। हवा चुप थी। पेड़ों की शाखें स्थिर थीं। अचानक, बहुत धीमी और बहुत दूर से कुछ घसीटने की आवाज आई। मेरी सांस रुक गई। चंपा बिल्कुल जम गई। त्यागी ने पिस्तौल पर हाथ रख लिया। अमन की आंखें चमक रही थी। वह आ रहा है। और फिर छाया दिखाई दी। एक आदमी, एक स्थिर, डगमगाती चाल, एक पैर घसीटता हुआ खिड़की की तरफ बढ़ रहा था, ठीक उसी तरह जैसे उस रात। अमन ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, पिद्दू, यह आदमी इसी गांव का है। रात स्थिर थी। हवा चुप। गांव सोया हुआ। पर हम तीनों, अमन, मैं और त्यागी, सांस रोके खड़े थे। धीरे धीरे वह साया खिड़की के पास आया। पहले पैर की टिक और दूसरे पैर की घुस, धीमी लेकिन खतरनाक। अमन की आंखें ठंडी और तेज हो चुकी थीं। साया खिड़की के ठीक बाहर आकर रुक गया। चंपा कांपकर दीवार से चिपक गई। अमन ने धीरे से कहा, शांत रहो चंपा, वह अभी तुम्हें नहीं देख पाया है। वह बस घड़ी को ही देखे जा रहा है। मेरे गले में सूखापन उतर गया। साया झुका, घुटनों पर, खिड़की के कांच के पास। उसने अपनी गर्दन मोड़ी, बिल्कुल उसी कोण पर जहां 12:37 वाली घड़ी रखी थी। उसकी सांसें भारी और अनियमित और पागलपन की हद तक डूबी हुई थीं। अमन धीरे से बोला, वह घड़ी को ऐसे देख रहा है जैसे कोई पुराने जख्म को परख रहा हो। शुक्ला ने धीरे से पूछा, क्या वो सच में कोई पागल आदमी है? अमन बोला, नहीं, पागल नहीं, ऑब्सेस्ड है। समय के एक खास क्षण में फंसा हुआ इंसान। मैंने पूछा, एक ही समय? क्यों? अमन ने कहा, क्योंकि उसके लिए समय उसी मिनट में रुका था। यह सुनते ही मेरे तो दिमाग के पेंच खुल गए। गहरी टूटी हुई आवाज में साये ने धीरे से कहा, 12:37। त्यागी और मैं जगह पर ही जम गए। साया बोला, 12:37, 12:37, जैसे कोई मंत्र जप रहा हो, जैसे यह वक्त उसके दर्द का प्रतीक हो। अमन की सांस गहरी हो गई। यही आदमी है, यही आवाज है, और यह इसी गांव का इंसान है। अमन ने मेरी बांह पकड़ी और मुझे खिड़की के बिल्कुल नीचे घसीट कर ले आया। पिद्दू, अब उसकी चाल सुनो। मैंने कान जमीन से चिपकाए और मैंने वही आवाज सुनी, एक पैर घसीटता हुआ। अमन बोला, ध्यान से सुनो, दूसरे कदम में कोई वजन नहीं है। मैंने कहा, यानी कि वो लंगड़ा है? अमन बोला, नहीं पिद्दू, किसी ने उसकी दूसरी पिंडली पूरी तरह तोड़ी है। मैं यह सुनकर थोड़ा सा हैरान था। अचानक साये ने हाथ बढ़ाया और खिड़की के कांच पर अपनी हथेली रख दी। उसकी हथेली बड़ी थी, उंगलियां कठोर और त्वचा फटी हुई। वह घड़ी को लगातार देखे जा रहा था। और फिर जैसे ही उसने सही जगह ढूंढ ली, अमन बोला, यह आदमी तेजू या लक्ष्मण को मारने नहीं गया था। वो तो बस चंपा की घड़ी देखने आया है। मैं हैरान, घड़ी देखने क्यों? अमन बोला, क्योंकि उसने उसी समय किसी को खोया है। अमन ने बहुत धीरे,
त्यागी के कान में कहा। त्यागी, यह आदमी पहचान में आता है। त्यागी ने कोशिश की, पर अंधेरे में उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। तभी साया थोड़ा आगे झुका। उसके गाल पर एक लंबा तिरछा निशान था। सिर्फ 1 सेकंड, पर वो ही काफी था। त्यागी कांप गया। वह बोला, अमन, ये ये तो। अमन ने उसकी बात पूरी की। हाँ त्यागी, यह आदमी चौधरी के खेतों का पुराना मजदूर है, हरिराम। मैं भी हैरान था। पर हरिराम तो सालों पहले गायब हो चुका है। अमन बोला, गायब नहीं हुआ था बिद्दू, वह किसी से छुप रहा था। साया खिड़की पर हाथ रखे रखे बोला, मेरा नाम हरि राम। उसकी आवाज टूटी, दबती, लेकिन दर्द से भरी थी। वो आएगा, मुझे रोकेगा। अमन बोला, कौन रोकेगा हरिराम? हरिराम की आंखें अचानक घृणा से भर उठी। उसकी आवाज गहरी हो गई। मुखिया। त्यागी गर्जा, मैंने कहा था। अमन ने हाथ उठाकर उसे रोका। अगर मुखिया होता तो हरिराम उसका नाम डर से नहीं लेता, घृणा से लेता। और हरिराम ने सिर हल्का सा झुका दिया, जैसे अमन की बात सच हो। अमन बोला, हरिराम दोषी नहीं है, वह किसी बड़े खेल का मोहरा है। 1237 उसके अतीत का टूटा हुआ क्षण है। मैंने पूछा, तो असली हत्यारा कौन है? अमन बोला, वह आदमी जो हरिराम की टूटी चाल जानता है, जो उसका इस्तेमाल कर रहा है, और जो चंपा के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। त्यागी बोला, तो अब हम क्या करेंगे? अमन बोला, अब मैं हरिराम से वह नाम निकलवाऊंगा जो वह डर के कारण छुपा रहा है। हरिराम यह सुनकर कांप गया। और तभी घर के बाहर एक दूसरी आवाज सुनाई दी। पहली बार एक अलग चाल, एक अलग सांस। कोई तीसरा आदमी घर के पीछे आ चुका था। अमन की आंखें खिड़की पर टिके हरिराम से हटकर अचानक पीछे की ओर चली गई, क्योंकि एक अलग आवाज आई थी। पहली चाल, हरिराम की टूटी पिंडली की पहचान, पर दूसरी, तीखी, सीधी, तेज, मानो एक ही पैर में छुपा गुस्सा हो। मैं एकदम से कांप गया। त्यागी ने बंदूक निकाली। कौन है वहां? अमन ने तुरंत उसका हाथ रोक दिया। बंदूक मत उठाओ, अगर वो गोली की आवाज सुन लेगा तो भाग जाएगा। और यही बात इतनी धीमी थी कि मुझे भी सुनकर डर लगा। अभी तक हरिराम अपनी टूटी सांसों के साथ 1237 बुदबुदा रहा था, लेकिन जैसे ही भीतर से आती टक टक की आवाज आई, हरिराम के होंठ अचानक बंद हो गए। उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो खिड़की से हटकर दीवार से चिपक गया और एकदम फुसफुसाया, वो आ गया। मेरी रूह कांप गई। अमन उसके पास पहुंचा। कौन आ गया हरिराम, बताओ। हरिराम ने गला दबा लिया, जैसे कोई उसकी आवाज खींच रहा हो। नहीं, मैं नहीं बोल सकता। अमन ने झटके से कहा, हरिराम, तुम्हें बोलना ही होगा। अगर तुम नहीं बोले तो चंपा मारी जाएगी। हरिराम की आंखें भर आईं। वह कांपा और फिर भी नाम नहीं बोला, क्योंकि डर बड़ा था, बहुत बड़ा। अमन धीरे धीरे आंगन की तरफ बढ़ा। मैंने पूछा, अमन, ये दूसरी चाल किसकी है? अमन ने धीमे से कहा, दूसरा आदमी दिमाग से खेलता है, शरीर से नहीं। मतलब? मैंने पूछा। अमन ने कहा, जो हत्यारा है वह हरिराम जैसा नहीं है। वह तेज चलता है, सीधा चलता है, और उसे यह भी पता है कि हरिराम यही है। मेरे पैर कांपने लगे थे।
अमन ने दीवार पर कान लगाकर सुना। उसे वही आवाज मिली, टक टक टक। लेकिन अमन कहाँ डरता है। वह बोला, वह आदमी घर में घुसने की कोशिश नहीं कर रहा, बस वह हमें घेर रहा है। त्यागी थोड़ा सा हैरान हुआ। घेर रहा है, इसका क्या मतलब? अमन बोला, क्योंकि उसे पता है कि हम सब चंपा और हरिराम के साथ एक जगह पर ही हैं। अचानक से आवाज बंद हो गई और फिर एक और आवाज आई, जैसे कोई एक लंबी जंग लगी लोहे की चीज जमीन पर घसीट रहा हो। अब तो मैं डर ही चुका था। अमन, ये क्या है? अमन की आवाज धीमी थी लेकिन भयावह। यह आवाज तुमने पहले भी सुनी है पिद्दू? मैंने दिमाग घुमाया और एकदम से याद आया। हाँ, कुएं के पास, जहां लक्ष्मण मरा था। यह आवाज तो वहीं सुनाई दी थी। मतलब क्या ये वही आदमी है जिसने लक्ष्मण को धक्का दिया? अमन बोला, हाँ पिद्दू, और वह यहाँ हरिराम से कुछ चाहता है। चंपा रोने लगी। साहब, वो मुझे भी मार देगा। अमन झुककर बोला, नहीं चंपा, वह सिर्फ हरिराम से उस रात का सच छीनने आया है। अमन अचानक से बोला, त्यागी, दरवाजा मत खोलना। त्यागी चौंक गया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अमन बोला, नहीं, दरवाजा मत खोलो, क्योंकि वह आदमी दरवाजा खोलते ही हरिराम तक पहुंच जाएगा। हरिराम का चेहरा अब पीला पड़ गया था। वह दीवार से चिपक कर बोला, साहब, वो मेरा मेरा अमन चीखा, नाम बोलो हरिराम। हरिराम जैसे टूट गया। उसके होंठ कांपे, आंसू बह रहे थे और चेहरा सफेद पड़ चुका था। और उसने वो नाम बोला जो पूरे गांव को हिला देता। वो मेहरा साहब है। मैं जम गया। त्यागी ने पिस्तौल कस ली। चंपा की रुलाई रुक गई। अमन बोला, मैं समझ गया। और दरवाजे के बाहर अब कोई भारी सांसें ले रहा था। अमन ने कहा, असली हत्यारा अब दरवाजे के ठीक बाहर है। दरवाजे के बाहर अब कोई नहीं चल रहा था। वह रुक चुका था, पर उसकी सांसें भारी, धीमी और जानलेवा थी। घर के अंदर चंपा रोना रुक चुकी थी। हरिराम दीवार से चिपका खड़ा था। त्यागी पिस्तौल हाथ में लिए हुए खड़ा था। मैं अपने दिल की धड़कन भी नहीं सुन पा रहा था। और अमन, वह दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा था, जैसे किसी सर्प के फन से खेल रहा हो। अमन ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं घबरा कर बोला, अमन, दरवाजा मत खोलना, वो अंदर आ जाएगा। पर अमन ने मुझे रोकते हुए कहा, अगर वह अंदर आया तो मैं उसे पढ़ पाऊंगा। बाहर तो बस वह एक परछाई है। त्यागी चिल्लाया, मैं गोली मार दूं अमन? अमन बोला, एक गोली इस पूरे केस को अधूरा छोड़ देगी, और सच आधे सच से भी बदतर होता है। मेरी आंखें फैल गईं। कहानी अब सीधे मौत के सामने खड़ी थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला, बस 1 इंच, और उस 1 इंच से पहले तो पसीने जैसी नहीं, खेतों जैसी नहीं, बल्कि पुरानी दवाइयों की गंध। अमन ने तुरंत कहा, दवाइयों की गंध? मतलब शायद यह आदमी बीमार है। चंपा कांप गई। हाँ, वो जब आया था तो कमरे में भी यही गंध थी। अमन धीरे से बोला, यानी चंपा की खिड़की पर हमेशा बीमार आदमी आता था। मैं बोला, तो वह कोई गरीब इंसान नहीं? अमन ने मेरी तरफ देखा, एक ऐसी नजर जिसने मेरा खून जमा दिया। नहीं पिद्दू, बीमार आदमी नहीं, बीमार मानसिकता वाला आदमी। अमन ने दरवाजा 1 इंच और खोला, और बस 1 सेकंड के लिए मैंने देखा, दो सफेद जैसी आंखें
जिनमें पुतलियां मामूली से भी छोटी थी, जैसे वो आदमी अंधेरे में नहीं, किसी और दुनिया में ही देख रहा हो। चेहरा नहीं दिखा, लेकिन आंखें, उनमें पशु जैसा पागलपन नहीं था, उनमें गणित जैसा शांत आतंक था। अमन की सांस गहरी हो गई। त्यागी धीरे से बोला, अमन, ये आंखें इंसान की नहीं लग रही। अमन बोला, नहीं त्यागी, ये इंसान की ही हैं, लेकिन यह आदमी सामान्य इंसान की तरह देखता नहीं है। यह सिर्फ एक चीज देखता है, समय। अमन बोला, मेहरा साहब, आप यहाँ आ ही गए। यह सुनते ही मेरी सांस रुक गई। हरिराम दीवार से फिसल गया। चंपा के होंठ सूख गए। दरवाजे के बाहर वह आदमी, या कहें तो हत्यारा, हल्का सा झुका, जैसे वह अमन को पहचानता हो। वह बहुत धीमे, बहुत कठिन स्वर में बोला, 12:37। और यह सुनते ही मेरी रीढ़ में झंझनाहट दौड़ गई। अमन ने धीरे से कहा, हाँ हाँ हाँ, 12:37। वह समय जहां आपका जीवन रुका था। उस आदमी की सांसें तेज हुई। उसने दरवाजा थोड़ा सा हिलाया, लेकिन अमन डटा रहा। अमन बोला, आप उस रात एक और कमरे में थे, एक और खिड़की पर, और कोई आपको छोड़कर चला गया। मेहरा की सांसें अब टूटने लगीं। अमन ने ठंडे स्वर में कहा, आप समय को किसी के लौट आने से जोड़ते हैं। वह आदमी अंदर घुसने ही वाला था कि अमन चीख कर बोला, और उस रात आपने किसी को खोया। मेहरा रुक गया। उसने पहली बार एक तीखी सांस भरी। अमन बोला, मेहरा, जिसे आपने खोया था, क्या उसका नाम चंपा था? घर के अंदर खामोशी टूट गई। चंपा रोने लगी, साहब, वो मुझे जानता है। हरिराम फुसफुसाया, साहब, मेहरा चंपा का पुराना मालिक था। यह सुनते ही मैं हैरान हो गया। अमन ने कहा, मेहरा, तुम्हारी नजर में चंपा कहीं चली गई, और तुम 12:37 पर उसके लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। वह आदमी धीरे धीरे छाती से सिसकारियां भर रहा था, जैसे वह समय की कैद में जी रहा हो। अमन ने फिर से कहा, मेहरा, तुमने किसी को नहीं मारा। मेरी आंखें फैल गईं। त्यागी ने पिस्तौल ढीली कर दी। हरिराफ ने खौफ कर कहा, नहीं मारा। अमन बोला, मेहरा असली हत्यारा नहीं, वह तो एक टूटे हुए पागलपन का कैदी है, जो उस एक मिनट को ढूंढ रहा था जिसमें उसकी दुनिया टूटी थी। मैं दंग था। तो फिर हत्यारा कौन है? अमन बोला, और उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि घर के अंदर की हवा रुक गई। हत्यारा मेहरा नहीं, बल्कि वह आदमी है जो मेहरा को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मैं सन्न, त्यागी हैरान, चंपा भी स्तब्ध। दरवाजे के बाहर मेहरा खड़ा था, पर अमन का ध्यान अब उसके पीछे था। अमन धीरे से बोला, और वह इंसान भी यहीं कहीं आस पास है। मेहरा दरवाजे पर खड़ा था, चेहरा आधा अंधेरे में, आंखें टूटी हुई घड़ी की तरह, सांसें असंतुलित। लेकिन अमन, वह मेहरा को देख नहीं रहा था, वह उसके पीछे देख रहा था। मैंने पूछा, अमन, तुम मेहरा को छोड़ क्यों रहे हो? अमन बोला, क्योंकि मेहरा सिर्फ एक टूटा हुआ धागा है। असली चाकू उसके पीछे पकड़ने वाले हाथ में है। यह सुनते ही मेरी खोपड़ी झंझना गई। अमन ने दरवाजे के पास की सूखी मिट्टी उठाई, उसे उंगलियों से रगड़ा। शुक्ला बोला, क्या ढूंढ रहे हो अमन? पैरों का तीसरा पैटर्न। तीसरा पैटर्न? अमन ने मिट्टी सूंघी। हाँ, और वह बोला,
इस मिट्टी में मेहरा की दवाइयों की गंध नहीं है, ना ही हरिराम की घसीटने वाली धूल। यह किसी और का है। मैं कांप गया। किसका अमन? अमन ने धीरे से कहा, वह आदमी जो मेहरा को यहाँ लाया और उसे यहाँ छोड़कर खुद छिप गया। और तभी घर के पीछे पत्तों में हलचल हुई, बहुत धीमी पर साफ। पहला कदम एक आम आदमी जैसा, दूसरा कदम सीधा मजबूत सामान्य, और तीसरा कदम जैसे कोई पैर दलदली मिट्टी से गुजर रहा हो। अमन बुदबुदाया, ये चाल, यह तो खेतों वाले रास्ते की आवाज है। मैं बोला, खेतों वाला रास्ता? मगर अमन बोला, हाँ पिद्दू, वही रास्ता जहाँ तेजू और लक्ष्मण आखिरी बार जिंदा देखे गए थे। त्यागी की दरगन में खून दौड़ गया। अमन ने मेहरा की कलाई पकड़ी और उसे एकदम खिड़की से हटाकर दीवार के पास बिठा दिया। मेहरा कांप कर बोला, साहब, वो मुझे मार देगा। अमन ने पहली बार उससे नरमी से बात की। नहीं मेरा, वो तुझे मारने नहीं आया, वो तुझे चुप कराने आया है। मेहरा की आंखों में आशंका नहीं, डर था। और डर का मतलब होता है किसी को पहचानना। अमन बोला, पिद्दू, दो बातें नोट करो। मैंने हड़बड़ा कर नोटबुक निकाली। पहली, मेहरा समय का कैदी है, और दूसरी, हरिराम डर का कैदी है। मैंने पूछा, और तीसरा आदमी? अमन बोला, तीसरा आदमी इन दोनों को कैदी बनाता है। मेरी रीढ़ में बिजली सी दौड़ी। घर के पीछे से एक आवाज आई, लोहे की आवाज, जैसे कोई एक भारी चीज धीमे धीमे जमीन पर घसीट रहा हो। मैंने दहशत में पूछा, ये क्या है? अमन बोला, यह आवाज इस गांव में सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। मैंने जोर से पूछा, कौन? अमन बोला, वह आदमी जिसके पास पुराना टूटा हुआ लोहे का फावड़ा है। मेरे पैरों की तो जैसे जान ही निकल गई हो। अमन बोला, वह आदमी जिसका काम है गायब चीजें मिटाना। मैं हक्का बक्का, मिटाना? अमन बोला, हाँ पिद्दू, गायब करना, सबूत, लोग और दोनों मौतें। शुक्ला ने दांत भींच कर कहा, अमन, नाम बोलो। अमन धीरे धीरे बोला, वह आदमी जिसका खेत लक्ष्मण की लाश के पास है। मैं सोच में पड़ गया। अमन बोला, वह आदमी जिसके घर के पीछे पुराना कुआं है। त्यागी की आंखें फैल गई। अमन बोला, वह आदमी जो कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वह बोलता ही नहीं है। मैंने चौंक कर कहा, बोलता ही नहीं है? अमन ने सिर हिलाया, वह आदमी गूंगा है। और फिर अमन ने वह नाम लिया जिससे पूरे गवाह की हवा थम गई, गूंगा हरकुली। मेरी गर्दन में झंझनाहट। हरिराम की आंखें फटी रह गईं। चंपा चीख उठी, साहब, वही आदमी, वही आया था मेरे कमरे। अमन की आवाज अब गहरी हो गई। हाँ, गूंगा हरकुली, जो ना बोल सकता है, ना समझ सकता है, पर मार सकता है। घर के बाहर एक साया हिला, एक बड़ा भारी साया। अमन ने धीमे से कहा, वह यही है, और अब हम उसे बाहर निकालेंगे। खाली घर के पीछे पेड़ों की पत्तियां एक दूसरे से टकरा रही थीं, लेकिन आवाज हवा की नहीं थी, वह किसी भारी आदमी के हिलने डुलने की थी। फिर वही आवाज, लोहे का फावड़ा धीरे धीरे घसीटते हुए, जैसे कोई खुद मौत को अपने साथ खींच रहा हो। मेरी सांसें रुक गई। हरिराम ने हाँफते हुए कहा, साहब, वो आ गया। चंपा रो पड़ी, साहब, ये वही है। अमन ने अपना कान टेढ़ा करके उस आवाज को सुना। अमन ने कहा, पिद्दू, पहली चाल मेहरा की, दूसरी चाल हरिराम की, और तीसरी सबसे भारी, सबसे दबी हुई हरकुली की। मैं कांप गया। अमन बोला, यह चाल हत्या की है, श्रम की नहीं। शुक्ला गर्जा,
यानी यह आदमी पहले भी? अमन ने रोका। त्यागी, यह जो चाल है, यह उन लोगों की चाल होती है जो मिट्टी खोदना अपना हथियार बनाते हैं। मेरी रूह कांप गई। मतलब वह लाशें भी मिटाता है? अमन धीमे से बोला। हाँ पिद्दू, हर कुली का काम ही है लोगों को गायब करना। अमन ने चंपा की ओर देखा। डरो मत, वही खिड़की पर बैठी रहो जहां वह आया था। चंपा चिल्लाई। साहब, वो मुझे मार देगा। अमन बोला, नहीं, वो सिर्फ खिड़की तक ही आएगा, अंदर आने की हिम्मत उसके पास नहीं। क्यों? मैंने पूछा। अमन बोला, क्योंकि दरवाजे के पीछे हम तीनों खड़े हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी जैसे पत्थर हो गई। खिड़की की टूटी लकड़ी धीरे धीरे एक भारी छाया से ढकने लगी। मैंने पहली बार उसकी हथेलियों को देखा, बड़ी, खुरदुरी और मिट्टी में धसी हुई। उसका चेहरा नहीं दिखा, बस एक काला आकार, पर उसका कद, वह गांव के सभी मर्दों से दोगुना था। और फिर उसकी सांसें, गहरी, तेज, जानवर जैसी नहीं, नियंत्रित, किसी पागल की नहीं, किसी प्रशिक्षित आदमी की। अमन फुसफुसा कर बोला, ये आदमी बेवकूफ नहीं है पिद्दू। अमन ने खिड़की के पास जाकर बहुत धीरे से कहा, हरकुली, तुम मेहरा को यहाँ क्यों लाया? अंदर खामोशी छा गई। हरिराम की आंखें डर से जम गई थीं। चंपा अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। हरकुली ने फावड़ा जमीन पर टिकाया और जवाब में एक लंबी सांस ली। मैं बोल पड़ा, ये कोई जवाब है? अमन बोला, है, यह उसकी ना है। अमन ने पूछा, हरकुली, तू उन दोनों को क्यों मारना चाहता था? हरकुली ने गर्दन खिड़की के छेद की ओर मोड़ी और अपनी उंगलियां कांच की दरार पर रख दी और खरोंच बनाई, ठीक उसी कोण पर जिस पर घड़ी के कांटे 12:37 पर रुकते थे। मैं दंग था। अमन ने कहा, हाँ, तू हमें बताना चाहता है कि तूने उन्हें उस समय की वजह से मारा? हरकुली ने धीरे धीरे से हिलाया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अमन बोला, हरकुली, क्या तूने उन्हें मारकर मेहरा को बचाया या मेहरा को फंसाया? हरकुली इस बार फावड़ा उठाकर धीरे धीरे चलने लगा। अमन बोला, मतलब तूने मेहरा को फंसाया? त्यागी चिल्लाया, मतलब असली हत्यारा यही है? अमन बोला, अभी नहीं शुक्ला, हम सिर्फ 60% सच पर हैं। अमन बोला, हरकुली, 12:37 पर क्या हुआ? हरकुली का शरीर एक झटके से हिल गया, सांसें तेज हुई, फावड़ा गिर गया। उसने अपने सिर पर हाथ रखा, जैसे कोई पुरानी चोट फिर से जाग गई हो, और अचानक ही उसने अपने ही सिर पर हल्के हल्के चोट करना शुरू कर दिया। अमन चिल्लाया, बस, तू उस समय को याद नहीं करना चाहता, क्योंकि वही तेरी कमजोरी है। हरकुली कुछ पल शांत हुआ, फिर उसने धीरे धीरे अपनी अंगली उठाई और चंपा की तरफ इशारा कर दिया। चंपा चीख उठी। हरिराम धीरे से बोला, साहब, इसका मतलब? अमन बोला, हाँ, 12:37 का सच चंपा से जुड़ा है। मैं कांप गया। मतलब इसकी नजर में चंपा ही वजह है? अमन ने धीमे से कहा। नहीं पिद्दू, नजर में नहीं, उसकी असलियत में। वह खिड़की से हटकर घर की बाईं तरफ आया। अमन खिड़की से घूमकर दीवार के पास हो गया और तब हरकुली चांद की रोशनी में आया। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आधा मिट्टी में लिपटा, और आंखें पूरी तरह से खाली, जैसे कोई इंसान का खोल भीतर खाली कर दिया गया हो। हरकुली धीरे धीरे हाथ उठाकर बोला, हवा में लिखावट की तरह इशारा करते हुए, 12:37, दरवाजा। मैं हैरान था। अमन बोला,
तू दरवाजे पर था, 12:37 पर, किसी के दरवाजे पर। हरकुली ने 2 बार सिर हिलाया, जोर से। मैं चिल्ला पड़ा, किसके घर पर? अमन ने मेरी तरफ देखा, एक ऐसी नजर से जिसमें सच था, गुस्सा था और दया भी। उस घर पर जिसमें चंपा बचपन में रहती थी और मेरा गला बैठ गया। हरकुली चांद की हल्की रोशनी में अपना आधा जला हुआ चेहरा लिए हमारे सामने खड़ा था। उसके होठों पर शब्द नहीं थे, पर उसकी उंगलियां, उसकी सांसें और उसकी आंखें, सब कुछ 12:37 वाली रात की ओर इशारा कर रहा था। अमन ने बहुत शांत होकर कहा, हरकुली, चलो उस रात को फिर से जिए, लेकिन जिससे इस गांव का डर मर जाए। हरकुली की सांसें तेज हो गई। अमन ने चंपा से कहा, चंपा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर सच जानने का और कोई तरीका नहीं। चंपा कांपती हुए बोली, साहब, मुझे कुछ भी याद नहीं। अमन बोला, याद नहीं क्योंकि डर यादों पर बोझ डाल देता है, पर हम मिलकर उस बोझ को हटा देंगे। फिर उसने पहला सवाल किया, उस रात क्या तुम अकेली थी? चंपा की आंखें फैल गईं, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। न, नहीं साहब। अमन धीरे स्वर में बोला, तो फिर कौन था? चंपा ने होंठ काटे, नजरें झुका ली। आवाज में एक अजीब सी टूटन थी। एक आदमी मेरे घर आया था, उसने कहा। हरकुली की सांसें अचानक तेज हो गईं। अमन बोला, वह आदमी मेहरा नहीं था। शुक्ला चौंक गया, लेकिन मेहरा तो। अमन ने रोका। मेहरा उस समय चंपा के घर नहीं था, वह किसी और जगह था। मैं हैरान। तो हरकुली मेहरा की चाल को पहचानता है, पर उस रात वह चाल किसी और ने नकल की थी। मैं हक्का बक्का रह गया। मतलब कोई मेहरा जैसा चल रहा था? अमन बोला, हाँ, ताकि गुनाह का शक मेहरा पर आए। चंपा रो पड़ी, साहब, उस रात मैंने जो कदम सुने थे वो मेहरा जी के जैसे नहीं थे। अमन ने उसकी आंखों में देखा, क्योंकि वो मेहरा नहीं था चंपा। हरकुली ने अचानक अपना फावड़ा जोर से दीवार पर दे मारा। घर की मिट्टी हिल गई। हम तीनों चौंक उठे। हरकुली अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ चुका था। उसकी उंगलियों में घबराहट, दर्द, पछतावा और किसी गहरे आघात का कंपन था। अमन तुरंत उसके पास गया। हरकुली, तुमने वो रात देखी है, पर तुम दोषी नहीं हो। हरकुली की बाहें कांप रही थीं। अमन बोला, 12:37 वह समय नहीं है, वह जगह है। वह पल नहीं, वह आवाज है। तो उस आवाज को आज भी सुनता है हरकुली? हरकुली ने टूटी हुए हाँ में सिर हिलाया। अमन बोला, उस रात दरवाजा 12:37 पर खुला था और तूने वो छाया देखी जिससे तुमने मेहरा समझ लिया। शुक्ला बोला, मतलब असली आदमी मेहरा नहीं था? अमन मुस्कुराया, नहीं त्यागी, वह कोई और था। अमन ने कहा, उस रात चंपा के घर कौन कौन आया? चंपा रोते हुए बोली, साहब, मेरे बापू। और वह रुक गई। अमन बोला, और कौन? चंपा की आंखें आंसुओं से भर गईं। मुखिया हरनाम सिंह। मेरे पैरों से जान निकल गई। त्यागी चिल्लाया, मुखिया? पर वो तो आज। अमन बोला, हाँ त्यागी, मुखिया हरनाम सिंह, जिसके घर का लैंप पोस्ट आज भी 12 बजे बंद मिलता है, जिसकी चाल हरिराम को डराती नहीं, हरकुली को डराती है। हरकुली सिसक उठा। उसने दीवार पर सिर पटका। अमन बोला,
12:37 वो समय था जब मुखिया चंपा के घर पहुंचा था। हरकुली ने आवाज सुनी। वह दौड़ कर आया और दरवाजे पर मुखिया की छाया देखी। मैंने पूछा, तो हरकुली ने क्या किया? अमन बोला, हरकुली ने सोचा मेहरा आया है, क्योंकि उस समय गांव में एक ही आदमी रात में सावधानी से चलता था, मेहरा। त्यागी हैरान था। तो हरकुली ने मेहरा को दोषी मानकर हर निशान मिटाने शुरू कर दिए। अमन बोला, सही। हरकुली ने तेजू और लक्ष्मण को नहीं मारा था, वह तो मुखिया के रहस्य जान गया था। अमन बोला, हरकुली, तू हत्यारा नहीं, तुम एक गवाह हो, जिसे डर का इस्तेमाल करके मुखिया ने अंधेरे में धकेल दिया। हरकुली ने आंसू बहाए। हाँ, आंसू, उस विशाल शरीर के भीतर घटी हुई आत्मा के। और फिर अमन का सवाल, हरकुली, क्या तुमने मुखिया को उस रात चंपा के घर देखा था? हरकुली ने धीरे धीरे हवा में उंगली उठाई और साफ साफ हाँ का इशारा किया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।